नमस्ते बच्चों, मेरा नाम लकी आहूजा है और मैं आपको कक्षा 12 के समाजशास्त्र का अध्यापन करवा रही हूँ। तो बच्चों, कक्षा 12 के समाजशास्त्र की प्रथम पुस्तक भारतीय समाज का हम अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक के अब तक हम 3 अध्याय पूर्ण कर चुके हैं और आज हम इस पुस्तक का चौथा अध्याय शुरू कर रहे हैं। इस चौथे अध्याय का नाम क्या है? बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में। तो ये चौथे अध्याय का आज हम पहला भाग शुरू कर रहे हैं और वो पहला भाग क्या है? उस पहले भाग का नाम है बाजार और अर्थव्यवस्था का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। तो बच्चों, इस अध्याय में आप कुछ ऐसी बातों को जानेंगे, समझेंगे जो बाजार के प्रति आपके दृष्टिकोण को बदलने वाली हैं। सामान्यतः हम बाजार को एक आर्थिक संस्था के रूप में देखने के आदी हैं, पर यह अध्याय आपको बताएगा कि बाजार एक सामाजिक संस्था भी है। तो बच्चों, हम में से सभी बाजार को एक आर्थिक संस्था के रूप में जानते हैं। आप लोग भी बाजार जाते हैं, कभी अपनी आवश्यकता की वस्तुएं लाते हैं, कभी कपड़े लेने जाते हैं या कभी अन्य कोई सामान लेने जाते हैं। तो बाजार को हम सभी ये जानते हैं कि यह एक आर्थिक संस्था होती है, लेकिन इस अध्याय में आपको बाजार को इस प्रकार समझना है कि आप जान पाएंगे कि बाजार एक आर्थिक संस्था के साथ साथ एक सामाजिक संस्था भी होती है। बाजार और अर्थव्यवस्था का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य हमें समझना है बच्चों। तो कैसे इनका एक विशेष समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है, ये जान लेते हैं। अर्थशास्त्र की पाठन प्रक्रिया का उद्देश्य इस बात को समझने और व्याख्या करने से है कि आधुनिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में बाजार किस प्रकार से कार्य करता है, जैसे मूल्य किस तरह से तय होते हैं, किसी विशेष प्रकार के निवेश का संभावित असर क्या होता है। तो बच्चों, अर्थशास्त्र जो विषय है, उस विषय की जो पाठन प्रक्रिया है उसका एक निश्चित उद्देश्य है और वो उद्देश्य क्या है कि इस बात को समझना, इस बात की व्याख्या करना कि जो अलग अलग वस्तुएं हैं उनके मूल्य हमारी इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किस प्रकार तय किए जाते हैं और साथ के साथ जो विशेष प्रकार के निवेश हैं, यानी किसी क्षेत्र विशेष में जब लोग निवेश करने लगते हैं तो उन निवेशों का जो संभावित असर है वो क्या होता है, या वह कौन से कारक हैं जो लोगों को खर्च करने या पैसा बचाने के लिए प्रभावित करते हैं। तो ये सभी अर्थशास्त्र के पाठन उद्देश्य है। जब अर्थशास्त्र का पठन पाठन किया जाता है तो वहाँ इन उद्देश्यों को दृष्टिगत रखा जाता है कि पता पड़ पाए कि कुछ चीज़ों के मूल्य किस आधार पर तय होते हैं। यदि विशेष क्षेत्र में निवेश बढ़ता है या घटता है तो उसका क्या प्रभाव होता है। इसी प्रकार ऐसे कौन से कारक हैं जो लोगों को पैसा खर्च करने या पैसा बचाने के संबंध में प्रभावित करते हैं। तो समाजशास्त्र बाजारों के पठन पाठन में क्या योगदान कर सकता है जो अर्थशास्त्र से अछूता रह गया है। जब ये सभी उद्देश्य अर्थशास्त्र के पाठन के हैं तो फिर हमारा विषय समाजशास्त्र इसमें क्या योगदान कर सकता है या बाजारों को समझने में क्या योगदान कर सकता है। ऐसा कौन सा हिस्सा है जो अछूता रहा अर्थशास्त्र से और जिसे समाजशास्त्र में सम्मिलित किया गया है। तो इस बारे में जानने के लिए हम थोड़ा सा इतिहास की कुछ बातों को समझना शुरू करेंगे कि एक विषय के रूप में अर्थशास्त्र की शुरुआत कैसे हुई और फिर समाजशास्त्रीय जो परिप्रेक्ष्य है बाजार का वो कैसे विकसित किया गया। 18वीं शताब्दी के इंग्लैंड और आधुनिक अर्थशास्त्र के शुरुआती दिनों के बारे में जानना होगा, जिसे उस दौर में राजनीतिक अर्थव्यवस्था कहा जाता था। तो अब हम बात करने जा रहे हैं 18वीं शताब्दी के इंग्लैंड की, और उस दौरान जब हम 18वीं शताब्दी की बात करते हैं तो हमें याद रखना है कि उस दौरान ही अर्थशास्त्र के शुरुआती दिन थे, या आधुनिक अर्थशास्त्र जिसे एक विषय के रूप में आज अध्ययन अध्यापन किया जाता है, इस विषय के शुरुआती दिन उसी दौरान शुरू हुए थे। तो इसे हमें जानना होगा। उस समय जो वहाँ स्थिति थी उसे राजनीतिक अर्थव्यवस्था का नाम दिया जाता था। आरंभिक दौर के राजनीतिक अर्थशास्त्रियों में एडम स्मिथ सबसे चर्चित थे, जिन्होंने अपनी किताब द वेल्थ ऑफ नेशंस में बाजार की अर्थव्यवस्था को समझने का प्रयास किया, जो उस वक्त अपने शुरुआती दौर में थी।
तो यहाँ हमें समझना है कि उस समय उस राजनीतिक अर्थव्यवस्था में जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हुए उनका नाम था एडम स्मिथ, और एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक लिखी द वेल्थ ऑफ नेशन, और इस पुस्तक में उन्होंने बाजार की अर्थव्यवस्था को समझने का और समझाने का प्रयास किया। और ये बाजार की अर्थव्यवस्था जो है वो उस दौरान में अपने शुरुआती दौर में हुआ करती थी। यहाँ हम एडम स्मिथ के बारे में कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। ये आप एडम स्मिथ जी को, उनके चित्र को देख पा रहे हैं। उनका जो काल रहा वो था 1723 से 90, यानी 1723 से 1790 तक का। ये क्या करते थे या ये क्यों प्रसिद्ध थे, ये हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो एडम स्मिथ समकालीन आर्थिक विचारों के उद्गमकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। तो आज के दौर में जो आर्थिक विचार हैं उनकी शुरुआत जब हुई उस काल की हम बात कर रहे हैं। तो उन आर्थिक विचारों को या उन अर्थव्यवस्था की जो विचारधारा थी उसकी शुरुआत एडम स्मिथ के विचारों से ही हुई थी। स्मिथ अपनी 5 पुस्तकों की श्रृंखला द वेल्थ ऑफ नेशंस से प्रसिद्ध हैं, जिसमें इस बात की व्याख्या की गई है कि कैसे खुली बाजार अर्थव्यवस्था में तार्किक स्वयं लाभ आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देता है। तो यहाँ आप ध्यान रखें कि ये जो द वेल्थ ऑफ नेशन है ये वास्तव में 5 पुस्तकों की एक श्रृंखला है, और ये जो पुस्तकों की श्रृंखला है ये एडम स्मिथ द्वारा लिखित है और बहुत ही प्रसिद्ध हुई ये श्रृंखला। साथ के साथ इसमें क्या व्याख्या की गई है ये भी आपको बच्चों जानना है। तो इस पुस्तकों की श्रृंखला में ये व्याख्या की गई है कि जो खुली बाजार अर्थव्यवस्था है उसमें तार्किक स्वयं लाभ, यानी ये तर्क दिया जाता है कि हर व्यक्ति अपने लाभ के लिए अधिक से अधिक प्रयास करता है। तो ये तार्किक स्वयं लाभ वास्तव में आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने वाला होता है। ये बात एडम स्मिथ ने कही थी। स्मिथ का तर्क था कि बाजारी अर्थव्यवस्था व्यक्तियों में आदान प्रदान या सौदों का एक लंबा क्रम है जो अपनी क्रमबद्धता की वजह से खुद ब खुद एक कार्यशील और स्थिर व्यवस्था की स्थापना करती है। तो ये स्मिथ का विचार था कि वास्तव में ये जो बाजारी अर्थव्यवस्था है, बाजार की अर्थव्यवस्था है, ये कई सारे व्यक्तियों में एक प्रकार के आदान प्रदान या सौदों का एक क्रम है, और इस आदान प्रदान या इस सौदों के लंबे क्रम के कारण एक स्थिर व्यवस्था उपजती है या एक प्रकार की कार्यशील व्यवस्था जन्म लेती है, और इसी कार्यशील व्यवस्था को वो अर्थव्यवस्था कह रहे थे। यह तब भी होता है जब करोड़ों के लेन देन में शामिल व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति इसकी स्थापना का इरादा नहीं रखता है। तो यह भी जानना ज़रूरी है कि वास्तव में कितने ही करोड़ों का लेन देन हो और इन करोड़ों के लेन देन में जो भी व्यक्ति शामिल हैं उनमें से कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की स्थायी व्यवस्था की स्थापना की चेष्टा नहीं करता है, और ऐसे कोई भी बिना चेष्टा किए या कोई भी ऐसा बिना इरादा हुए भी स्वयं ही एक प्रकार की व्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। बाजारी अर्थव्यवस्था की जो बातें स्मिथ ने बताई उन्हें हम यहाँ एक बार समझ लेते हैं, दोहरा लेते हैं। व्यक्तियों में आदान प्रदान या सौदों का एक लंबा क्रम होता है बाजारी अर्थव्यवस्था, और इस आदान प्रदान के द्वारा यानी एक व्यक्ति किसी दूसरे से कुछ लेता है, उसे बदले में हो सकता है धन देता है, दूसरा व्यक्ति उससे कुछ लेता है, उसे बदले में धन देता है, या वस्तुओं का भी आदान प्रदान आपस में होता है। तो ऐसा आदान प्रदान या सौदों का एक लंबे क्रम से ही बाजार बनता है और क्रमबद्धता की वजह से खुद ब खुद एक कार्यशील और स्थिर व्यवस्था की स्थापना करती है। तो ये बाजारी व्यवस्था वास्तव में किसी के द्वारा बनाई नहीं जा रही है, ये स्वयं ही अपनी स्थापना कर लेती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने लाभ को बढ़ाने की सोचता है, और ऐसा करते हुए वे जो भी करता है स्वतः ही समाज के या सभी के हित में होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति वास्तव में क्या कर रहा होता है इस बाजारी अर्थव्यवस्था में, तो वो अपने लाभ को बढ़ाने की सोचता है, और ऐसा करने के दौरान वो जो कुछ भी करता है वह स्वतः ही सभी के लाभ को कार्य करता है या सब समाज के सभी जो लोग हैं उनके हित को साधता
होता है। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि कोई एक अदृश्य बल यहाँ काम करता है जो इन व्यक्तियों के लाभ की प्रवृत्ति को समाज के लाभ में बदल देता है। तो इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति जहाँ अपने लाभ की प्रवृत्ति रखता है, ये अपने लाभ की प्रवृत्ति वास्तव में संपूर्ण समाज के लाभ में परिवर्तित हो जाती है। तो स्मिथ का मानना था कि इस प्रकार एक अदृश्य बल यहाँ पर कार्य करता है। तो इस बल को स्मिथ ने अदृश्य हाथ का नाम दिया। स्मिथ ने कहा कि ये जो बल है जिसके कारण हर व्यक्ति अपने लाभ का प्रयास कर रहा है और उससे स्वतः ही समाज का या सभी लोगों का हित सध जाता है या सभी को लाभ प्राप्त होता है, इसे अदृश्य हाथ स्मिथ द्वारा कहा गया। जब बाजार में व्यक्ति स्वयं लाभ के अनुसार काम करता है तो समाज को हर तरह से फायदा होता है, क्योंकि यह अर्थव्यवस्था को बढ़ाता है और अधिक समृद्धि उत्पन्न करता है। तो यह सत्य है बच्चों कि जब प्रत्येक व्यक्ति अपने लाभ के अनुसार कार्य करता है, यानी अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो समाज को हर तरह से फायदा पहुंचता है और अर्थव्यवस्था में भी बढ़ोतरी होती है और इस प्रकार संपूर्ण समाज में समृद्धि का जो स्तर है वो भी बढ़ता है। यही कारण है कि स्मिथ ने खुले व्यापार का समर्थन किया, एक ऐसा बाजार जो किसी भी प्रकार की राष्ट्रीय या अन्य रोकथाम से मुक्त हो। ये एक खास बिंदु है बच्चों, याद रखेंगे आप इसको कि स्मिथ ने वास्तव में खुले व्यापार का समर्थन किया। उनका मानना था कि सभी को व्यापार के लिए खुली छूट मिलनी चाहिए, या हम कहें कि व्यापार पर किसी भी प्रकार की रोकथाम नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की राष्ट्रीय या और किसी स्तर की रोकथाम व्यापार के बारे में नहीं लगाई जानी चाहिए। इस आर्थिक दार्शनिकता को फ्रांसीसी भाषा में लेसे फेयर भी कहा गया, जिसका अर्थ है बाजार को अकेला छोड़ दिया जाए या हस्तक्षेप न किया जाए। तो जो स्मिथ का ये विचार था, इसी के संदर्भ में फ्रांसीसी भाषा का जो शब्द है आपको याद रखना है लेसे फेयर। लेसे फेयर का अर्थ यही है कि बाजार को अकेला छोड़ दिया जाए, यानी बाजार में जो गतिविधियां हैं वो स्वयं ही आर्थिक समृद्धि लेकर के आएंगी, उन पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। आधुनिक अर्थशास्त्र के विकास की अब हम चर्चा करते हैं। ये हमने देखा कि कैसे अर्थव्यवस्था किस प्रकार राजनीतिक अर्थव्यवस्था से अर्थशास्त्र का जो मूल विचार है वो निकल कर आया। अब हम आधुनिक अर्थशास्त्र का कैसे विकास हुआ ये समझ लेते हैं। एडम स्मिथ जैसे प्रारंभिक विचारकों के विचारों से हुआ और यह इस विचार पर आधारित है कि अर्थव्यवस्था को समाज के एक पृथक हिस्से के रूप में भी पढ़ा जा सकता है, जो बड़े सामाजिक एवं राजनीतिक संदर्भ से अलग है, जिसमें बाजार अपने स्वयं के नियमों के अनुसार कार्य करता है। तो जैसा कि हमने जाना कि एडम स्मिथ ने अपने विचार प्रस्तुत किए, तो वास्तव में आधुनिक अर्थशास्त्र का जो विकास था वो एडम स्मिथ और इनके जैसे कई सारे अन्य प्रारंभिक विचारकों से प्रभावित हुआ था। और इन लोगों ने मुख्यतः इस बात को रखा कि अर्थव्यवस्था को समाज का एक अलग हिस्सा, एक पृथक हिस्सा मान लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें जो सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ है उससे कुछ अलग है, तो अर्थव्यवस्था को अलग से पढ़ा जाना चाहिए। ये विचार भी एडम स्मिथ द्वारा प्रस्तुत किया गया था। साथ ही साथ उनका जो मानना था वो ये था कि बाजार स्वयं अपने तरीके से, अपने नियमों से कार्य करता है। समाजशास्त्रियों ने बड़े सामाजिक ढांचे के अंदर आर्थिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं को समझने के लिए एक वैकल्पिक तरीके का विकास करने का प्रयास किया है। अब यहाँ हम चर्चा करें समाजशास्त्रियों की, तो समाजशास्त्रियों ने वास्तव में एक बड़े सामाजिक ढांचे या एक विस्तृत सामाजिक ढांचे के अंतर्गत अर्थव्यवस्था या आर्थिक प्रक्रियाओं को और उससे संबंधित जो भी अन्य संस्थाएं हैं उन सभी को अध्ययन करने का या समझने का एक प्रयास प्रस्तुत किया है, एक वैकल्पिक तरीका या एक विकल्प प्रस्तुत किया है। समाजशास्त्री मानते हैं कि बाजार सामाजिक संस्थाएं हैं जो विशेष सांस्कृतिक तरीकों द्वारा निर्मित है। तो बच्चों ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है कि जहां अर्थशास्त्र
शास्त्री बाजार को एक बिल्कुल अलग व्यवस्था मानते हैं और उन्हें अध्ययन करने के लिए अर्थशास्त्र विषय के बारे में बताते हैं। वहीं समाजशास्त्री मानते हैं कि वास्तव में हमारे सामाजिक ढांचे का ही एक हिस्सा है ये बाजारी अर्थव्यवस्था। तो बाजार सामाजिक संस्थाएं हैं और ये सामाजिक संस्थाएं जो हैं वो विशेष सांस्कृतिक तरीकों द्वारा निर्मित होती हैं। ये विचार समाजशास्त्रियों द्वारा प्रस्तुत किया गया। समाजशास्त्री इस विचार को अक्सर यह कहकर प्रकट करते हैं कि अर्थव्यवस्थाएं समाज में रची बसी हैं। तो समाजशास्त्रियों का विचार जो है वो ये है कि वास्तव में अर्थव्यवस्थाएं किसी भी समाज का अभिन्न अंग है और वे इसी समाज में रची बसी हैं। और इसके लिए समाजशास्त्री कुछ उदाहरण देते हैं और अब हम यहाँ 2 उदाहरणों को समझने वाले हैं। तो मुख्यतः आज के भाग में हम इस उदाहरण की बात करेंगे, एक साप्ताहिक आदिवासी हाट। तो ये साप्ताहिक आदिवासी हाट कैसे सामाजिक संस्था और संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा है, कैसे इसमें जो सांस्कृतिक कारक हैं वो भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये अभी हम समझने वाले हैं। और इसके अलावा एक जो दूसरा उदाहरण है इस बात का वो है पारंपरिक व्यापारिक समुदाय और भारत के उपनिवेशिक दौर में उसका लेन देन का नेटवर्क या तंत्र। तो हमारे देश भारत में कुछ पारंपरिक व्यापारिक समुदाय हुए, उनकी जो हम कहानी समझेंगे या उनकी स्थिति समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस प्रकार वास्तव में बाजारी अर्थव्यवस्था किसी समाज का ही एक अभिन्न हिस्सा है, उसी में पूरी तरीके से रची बसी होती है। तो सबसे पहले बच्चों, छत्तीसगढ़ के जिला बस्तर में धोराई गांव का एक साप्ताहिक आदिवासी बाजार। तो हमें पहला उदाहरण हमारे इस भाग में समझना है और ये उदाहरण किसका है? हमारे राज्य छत्तीसगढ़ के जिला बस्तर में एक गांव है धोराई गांव, और उस धोराई गांव में साप्ताहिक आदिवासी बाजार लगता है। उसी के उदाहरण को हम समझने जा रहे हैं। दुनिया भर के अधिकांश कृषक या खेतीहर समाजों में आवधिक बाजार या हाट सामाजिक और आर्थिक संगठन व्यवस्था की एक केंद्रीय विशेषता होती है। तो ये बच्चों हमें पहले से ही समझना है कि दुनिया भर के जितने भी कृषक हैं या खेतीहर समाज हैं, ऐसे सभी समाजों में आवधिक बाजार यानी विशेष अवधि पर लगाए जाने वाले बाजार, जिन्हें हम हाट भी कहते हैं, तो ऐसे आवधिक बाजार या हाट प्रत्येक कृषक या खेतीहर समाज में पाए जाते हैं। तो ये उनके सामाजिक और आर्थिक संगठन व्यवस्था की एक मुख्य या एक केंद्रीय विशेषता होती है। इन बाजारों में स्थानीय क्षेत्र से बाहर के लोगों के साथ साथ साहूकार, मसखरे, ज्योतिषी एवं तमाम तरह के विशेषज्ञ अपनी सेवाएं एवं वस्तुओं के साथ आते हैं। तो ऐसे जो आवधिक बाजार लगाए जाते हैं या हाट लगाए जाते हैं, इन आवधिक बाज़ारों में या हाटों में स्थानीय क्षेत्र से बाहर के लोग भी यहाँ आते हैं और वहाँ खासकर विशेष प्रकार के जो विशेषज्ञ हैं वो भी आते हैं, साहूकार आते हैं, कई मसखरे आते हैं, कई ज्योतिषी आते हैं, और ये सब ऐसे हाट में या आवधिक बाज़ार में आकर अपनी अपनी सेवाएं और अपनी अपनी वस्तुएं यहाँ आकर के बेचते हैं या वो प्रदान करवाते हैं। ग्रामीण भारत में एक कम तय अंतराल पर विशेष बाजार भी लगते हैं, जिसका एक आवधिक उदाहरण है पशु बाजार। तो बच्चों हमारे यहाँ ग्रामीण भारत में समय समय पर यहाँ हम कई कम समय अंतराल पर विशेष बाजार भी लगाए जाते हैं और उनका एक उदाहरण होता है पशु बाजार, जहां पशुओं की खरीद फरोख्त की जाती है। यह आवधिक बाजार विभिन्न स्थानीय और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ता है एवं उन्हें बृहद राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं और कस्बों एवं महानगरीय केंद्रों से जोड़ता है। तो इस प्रकार के जो आवधिक बाजार होते हैं, भले ही हाट बाजार हो, भले ही पशु बाजार हो, ऐसे सभी आवधिक बाजार जो
हैं वो विभिन्न स्थानीय और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को आपस में जोड़ते हैं और साथ के साथ बृहद राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं और कस्बों के साथ और महानगरीय केंद्रों के साथ भी उन्हें जोड़ते हैं। तो इस प्रकार के हाट बाज़ार हमारे यहाँ भी बहुत ही सामान्य हैं और ये हाट बाज़ार हमारे जो अर्थव्यवस्था है या जो बाज़ारी अर्थव्यवस्था है उसे सामाजिक व्यवस्था के रूप में स्थापित करते हैं। तो बच्चों, पहाड़ी और जंगलाती इलाकों में खास तौर पर जहां आदिवासी बसे होते हैं, जहां अधिवास दूर दराज तक होता है, सड़कें और संचार भी जीर्ण शीर्ण होता है और अर्थव्यवस्था भी अपेक्षाकृत अविकसित होती है। तो यदि हम बात करें पहाड़ी और जंगलात वाले इलाकों की, जो कि दूर दूर होते हैं, ऐसे क्षेत्रों में अधिकतर आदिवासी रहते हैं या आदिवासी बसे होते हैं और यहाँ अधिवास दूर दराज तक होता है, बहुत दूरी पर लोग रहते हैं और सड़कें और संचार भी जीर्ण शीर्ण होता है, यानी ना तो सड़कें अच्छी होती हैं और ना ही संचार के साधन वहाँ पर बहुत मात्रा में पाए जाते हैं एवं अर्थव्यवस्था भी अपेक्षाकृत अविकसित होती है। ऐसे में साप्ताहिक बाजार उत्पादों के आदान प्रदान के साथ साथ सामाजिक मेल मिलाप की एक प्रमुख संस्था बन जाता है। तो खास बात यह है कि जहाँ ऐसी स्थिति है जहाँ लोग दूर दूर रहते हैं, जहाँ पर सड़कें अच्छी तरीके से नहीं उपलब्ध हैं, जहाँ संचार के साधन नहीं उपलब्ध है, जहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत अल्प विकसित है, तो ऐसी सभी जगहों पर साप्ताहिक बाजार जो है वो उत्पादों के आदान प्रदान के लिए तो महत्व रखता ही है, लेकिन उसके साथ साथ यह सामाजिक मेल मिलाप की भी एक मुख्य संस्था बन जाता है। यानी जब लोग इन साप्ताहिक बाजारों में आते हैं तो वो एक दूसरे से मेल मिलाप भी करते हैं या अपनी इस आवश्यकता की भी पूर्ति करते हैं। स्थानीय लोग बाजार में अपनी खेती की उपज या जंगल से लाए गए पदार्थों को व्यापारियों को बेचते हैं, जो कस्बों में इन्हें ले जाकर दोबारा बेचते हैं और इन पैसों से आवश्यक वस्तुएं जैसे नमक एवं खेती के औजार और उपभोग की वस्तुएं जैसे चूड़ियाँ और गहने खरीदते हैं। तो ये जो स्थानीय बाजार लगते हैं, इन बाज़ारों में स्थानीय लोग जो हैं वो या तो अपनी खेती की उपज या फिर जंगल से लाए गए अलग अलग पदार्थ या जो वन उत्पाद हैं उनको व्यापारियों को बेचते हैं। तो व्यापारी इन लोगों से इन प्रकार के उत्पादों को खरीदने आते हैं और ये व्यापारी कस्बों में जाकर इन वस्तुओं को बेच देते हैं और मुनाफा कमाते हैं और साथ के साथ इन पैसों से वो आवश्यक वस्तुएं जैसे कि नमक और खेती के औजार खरीदते हैं और साथ के साथ कई सारी उपभोग की वस्तुएं जैसे चूड़ियाँ और गहने भी खरीदते हैं। तो इस प्रकार स्थानीय लोग भी अपनी ज़रूरतें पूरा कर पाते हैं और बाहर से जो व्यापारी आते हैं वो भी अपनी ज़रूरतें पूरा कर पाते हैं। पर अधिकांश लोगों के लिए हाट जाने का प्रमुख कारण सामाजिक है, जहां वह अपने रिश्तेदारों से भेंट कर सकता है, घर के जवान लड़के लड़कियों का विवाह तय कर सकता है, गप्पे मार सकता है और कई अन्य कार्य कर सकता है। तो खास बात बच्चों ये है कि इस प्रकार के जो साप्ताहिक बाजार या हाट लगते हैं, इन बाज़ारों में या इन हाटों में जाने का एक प्रमुख कारण कैसा है? सामाजिक है। और उस सामाजिक कारण में हमें क्या समझना है कि जब लोग इस प्रकार के बाज़ारों में हाट में समय समय पर जाते हैं तो वे अपने रिश्तेदारों से मिल सकते हैं, भेंट कर सकते हैं, घर के जवान लड़के लड़कियों का विवाह भी ये वहाँ जाकर तय कर आते हैं और इसके अलावा गप्पे मार सकते हैं और अन्य कई प्रकार का मनोरंजन भी वहाँ कर पाते हैं। जहाँ जनजातीय क्षेत्रों में साप्ताहिक बाजार एक बहुत पुरानी संस्था है, वहीं समय के साथ इनके स्वरूप में परिवर्तन भी हुआ है। ये सत्य है कि जो जनजातीय इलाके हैं वहाँ पर साप्ताहिक बाजार जो है वो एक बहुत पुरानी संस्था है, यानी बहुत पुराने समय से वहाँ साप्ताहिक बाजार लगते रहे हैं। वहीं समय के साथ इनके स्वरूप में कुछ परिवर्तन भी आया है। इन दूरस्थ क्षेत्रों के उपनिवेशिक राज्यों के नियंत्रण में आने के बाद इन्हें धीरे धीरे क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ दिया गया। तो जैसे जैसे ये दूर दराज के क्षेत्र
जो हैं वो औपनिवेशिक राज्यों के नियंत्रण में आए, उनके संपर्क में आए, तो इन क्षेत्रों को धीरे धीरे विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ने का कार्य भी किया गया। जनजातीय क्षेत्रों को सड़कों के निर्माण द्वारा और स्थानीय लोगों को समझा बुझा के, जिनमें से बहुत लोगों ने जनजातीय विद्रोहों द्वारा औपनिवेशिक शासन का विरोध किया था, इन्हें खोला गया ताकि इन इलाकों के समृद्ध जंगलों और खनिजों तक बेरोक टोक पहुंचा जा सके। औपनिवेशिक काल की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो उस दौरान जब आदिवासी लोगों से औपनिवेशिक जो राज्य थे उनका संपर्क हुआ, तो जनजातीय क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ दिया गया, यानी वहां तक सड़कों का निर्माण किया गया। और इसके साथ ही स्थानीय जो लोग थे उन्हें समझा बुझा करके उनके लिए इन जो अन्य लोग थे उनके लिए वो जनजातीय क्षेत्र खोल दिए गए, ताकि इन इलाकों के समृद्ध जंगलों और खनिजों तक बेरोक टोक पहुंच बन सके। तो क्योंकि ये दूर दराज के क्षेत्र थे, ये बड़े घने जंगल थे, ये पहाड़ थे, और इन जंगलों और इन पहाड़ों के जो क्षेत्र थे वहाँ पर कई सारे समृद्ध खनिज उपलब्ध हुआ करते थे, अन्य प्रकार के वन्य उत्पाद उपलब्ध हुआ करते थे। तो ऐसे सभी उत्पादों तक बेरोक टोक पहुँच के लिए वहाँ तक सड़कें बना दी गई और इन्हें सभी लोगों के लिए खोल दिया गया। यहाँ ये भी याद रखना है कि बहुत से लोगों ने जनजातीय विद्रोह द्वारा औपनिवेशिक शासन का विरोध करने का प्रयास भी किया, लेकिन उनके विरोध को भी दबा दिया गया। ऐसा होने से इन क्षेत्रों में व्यापारी, साहूकार और आसपास के मैदानी इलाकों से अन्य गैर जनजातीय लोगों का यहाँ भी तांता लग गया। तो इस प्रकार जब इन क्षेत्रों को, दूर दराज के क्षेत्रों को सभी के लिए खोल दिया गया, तो उसके साथ ही ऐसा होने से इन क्षेत्रों में कई व्यापारी, कई साहूकार और आसपास के जो भी मैदानी इलाके थे वहाँ से गैर जनजातीय लोग आने लगे, उन सबका यहाँ तांता लग गया। इस प्रकार जनजातीय अर्थव्यवस्था में बदलाव आ गया, क्योंकि अब जंगल के उत्पादों को बाहरी लोगों को बेचा जाने लगा और नई तरह की वस्तुएं भी व्यवस्था में शामिल हो गई। तो कैसे जनजातीय अर्थव्यवस्था में बदलाव आने लगा, ये हमें समझना है कि जब बाहर के लोग वहाँ उन क्षेत्रों तक आ गए हैं जहाँ पहले सिर्फ जनजातियाँ रहा करती थी, तो अब धीरे धीरे जो जंगल के उत्पाद थे उन्हें बाहर के लोगों को बेचा जाने लगा, और साथ के साथ नई तरीके की वस्तुएं जो अब तक जनजाति लोगों के पास नहीं उपलब्ध हुआ करती थी, वो वस्तुएं भी उपलब्ध हो गई। अब जनजाति लोग भी नई वस्तुओं का इस्तेमाल करने लगे। आदिवासियों को अब उन खदानों और बागानों में भी मजदूर के तौर पर रखा जाने लगा जो अंग्रेजी सरकार के दौर में स्थापित हुए थे। तो यहाँ एक बड़ा बदलाव ये भी आया कि इन आदिवासी लोगों को अब उन खदानों और बागानों में मजदूर बनाया जाने लगा, जो कि वास्तव में अंग्रेजी शासनकाल के दौरान स्थापित किए गए थे। औपनिवेशिक दौर के दौरान जनजातीय श्रम के एक बाजार का विकास हुआ, यानी ये जो औपनिवेशिक काल था, इसके फलस्वरूप ये जो जनजातीय लोग थे, इन जनजातीय लोगों के श्रम का भी एक बाजार विकसित हो गया था। इन तमाम बदलावों की वजह से स्थानीय जनजातीय अर्थव्यवस्थाएं बड़े बाजारों से जुड़ गई, पर इसका असर स्थानीय लोगों के लिए सामान्यतः बेहद नकारात्मक था। तो ये जो विभिन्न बदलाव हुए जनजातीय अर्थव्यवस्था में, इनके फलस्वरूप जो स्थानीय जनजातीय अर्थव्यवस्थाएं या छोटे छोटे बाजार थे वो भी अब बड़े बाजारों से जुड़ गए। लेकिन अगर हम इसके असर की बात करें, यानी इस बदलाव का क्या असर हुआ, तो इस बदलाव का जो असर था वो स्थानीय लोगों के लिए बहुत सकारात्मक नहीं था, बल्कि यह नकारात्मक प्रभाव डाल रहा था। उदाहरण के लिए बाहर से स्थानीय क्षेत्रों में साहूकारों और व्यापारियों के आवागमन ने आदिवासियों को दरिद्र कर दिया। उनमें से अधिकांश ने अपनी ज़मीन बाहरी लोगों के हाथ खो दी। तो एक उदाहरण इसका ये है कि जब बाहर से जो साहूकार आए, जो व्यापारी आए, उनका आवागमन होने लगा तो वो आदिवासियों के संपर्क में आए और उन्होंने अपना अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया, और इसके फलस्वरूप जो आदिवासी थे वो बहुत दरिद्र हो गए, और उन आदिवासी इलाकों में रहने वाले स्थानीय लोगों में से कईयों ने अपनी ज़मीनें भी खो दी थी।
बस्तर ज़िले में गोंड आदिवासी रहते हैं। अब हम यदि बस्तर ज़िले की बात करें तो वहाँ जो आदिवासी रहते हैं वे कहलाते हैं गोंड आदिवासी। साप्ताहिक बाज़ार में आप स्थानीय लोग, जिसमें जनजातीय और गैर जनजातीय मुख्यतः हिंदू के साथ साथ बाहरी लोग, जिसमें मुख्यतः विभिन्न जातियों के हिंदू व्यापारी होते हैं, को पाएंगे। तो यहाँ जो साप्ताहिक बाज़ार लगता है, जो हाट लगता है, वहाँ पर हमें स्थानीय लोग मिलते हैं, जिनमें कि जनजातीय और गैर जनजातीय दोनों प्रकार के लोग होते हैं। गैर जनजातीय लोगों में मुख्यतः वहाँ हिंदू लोग होते हैं और इनके साथ साथ बाहरी लोग भी आते हैं, यानी उन स्थानीय लोगों के अलावा बाहर के लोग भी इस स्थानीय बाज़ार में आते हैं और उनमें से मुख्यतः हिंदू ही इसका हिस्सा बनते हैं। वन अधिकारी भी बाजार में इन आदिवासियों के साथ व्यापार करने आते हैं, जो वन विभाग के लिए काम करते हैं। तो इसी बाजार में कई वन अधिकारी भी आते हैं व्यापार के लिए, और ये वन अधिकारी जो हैं वो वास्तव में वन विभाग में कार्य करते हैं, लेकिन साप्ताहिक बाजार में अपने आप के लिए कुछ चीज़ों को खरीदने या कुछ चीज़ों का लेन देन करने के लिए ये भी इन बाज़ारों में हिस्सा लेते हैं। इस प्रकार इस बाजार में तमाम तरह के विशेष विक्रेता अपने उत्पाद और सेवाएं बेचने आते हैं। तो हमने देखा कि ये जो बस्तर जिले का साप्ताहिक बाजार है, वहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं या हम कहे विशेषज्ञ हैं या विक्रेता हैं, ये अपने उत्पाद भी लाते हैं और विभिन्न सेवाएं प्रदान करने भी आते हैं। मुख्य चीज़ें जिनका बाजार में विनिमय होता है, तो ऐसी चीज़ें जिनका बाजार में लेन देन होता है, उनमें मुख्य चीज़ें कौन सी हैं, चलिए देखते हैं। तो बनी बनाई वस्तुएं जैसे गहने और पायलें, बर्तन और चाकू। तो यहाँ जिन चीज़ों का लेन देन होता है उनमें प्रमुख हैं बनी बनाई हुई वस्तुएं, जैसे कई सारे गहने, विशेषकर पायलें, बर्तन और विभिन्न प्रकार के चाकू। इसके अलावा गैर स्थानीय खाद्य पदार्थ जैसे नमक और हल्दी। तो नमक और हल्दी जो वहाँ उपलब्ध नहीं है, यानी वहाँ स्थानीय क्षेत्रों में उसका उत्पादन नहीं होता है, तो गैर स्थानीय खाद्य पदार्थ जैसे कि नमक और हल्दी भी इन बाज़ारों में लेन देन का एक मुख्य हिस्सा होते हैं। स्थानीय खाद्य सामग्री, तो जो खाद्य सामग्री वहाँ उपलब्ध होती है या वहीं पर बनती है या वहीं पर उगती है, वो खाद्य सामग्री भी वहाँ पर विनिमय की जाती है। खेतीहर उत्पाद और बनी बनाई वस्तुएं जैसे कि बांस की टोकरी, यानी खेती से संबंधित विभिन्न प्रकार के उत्पाद और उनसे बनी बनाई वस्तुएं, और उनका एक उदाहरण है बांस से बनी टोकरियां। जंगल के उत्पाद जैसे इमली और तिलहन हैं। तो ये सभी वो महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं जिनका विनिमय या लेन देन इस बस्तर जिले के साप्ताहिक हाट में लगता है। अल्फ्रेड गेल के अनुसार बाजार का महत्व सिर्फ इसकी आर्थिक क्रियाओं तक सीमित नहीं है। तो अल्फ्रेड गेल ने अपना विचार प्रस्तुत किया। उनका विचार ये है कि बाजार का महत्व सिर्फ इसकी आर्थिक क्रियाओं तक सीमित नहीं होता है। उदाहरण के लिए बाजार की रूपरेखा उस क्षेत्र के अधिक्रमित अंतर समूहों के सामाजिक संबंधों का प्रतीकात्मक चित्रण करती है। तो गेल का मानना था कि किसी भी बाजार की रूपरेखा उस क्षेत्र विशेष में जो लोग हैं, जो समूह हैं, तो उन समूहों के आपसी संबंध किस प्रकार के हैं, वहाँ कैसा अधिक्रम है, यानी किन्हें उच्च समूह या निम्न समूह माना जाता है, इन सभी बातों का प्रतीकात्मक चित्रण बाजार में होता है। विभिन्न सामाजिक समूह जाति एवं सामाजिक अधिक्रम में एवं साथ ही बाजार व्यवस्था में अपनी स्थिति के अनुसार स्थापित होते हैं। तो गेल ने ये विचार भी प्रस्तुत किया कि जो अलग अलग सामाजिक समूह होते हैं वो जाति और सामाजिक अधिक्रम में और उसके साथ साथ बाजार व्यवस्था में भी एक अपनी स्थिति रखते हैं या उसी विशेष स्थिति के अनुसार स्थापित होते हैं। यानी जो विशेष प्रकार की स्थिति किसी भी समाज में विभिन्न जातियों की पाई जाती है, ऐसे ही किसी भी बाजारी अर्थव्यवस्था में भी लोगों की एक विशेष स्थिति उनके समूह के अनुसार होती है। अमीर
और उच्च श्रेणी वाले राजपूत आभूषण निर्माता और मध्यम श्रेणी के स्थानीय हिंदू व्यापारी बाजार के बीच वाले क्षेत्रों में बैठते हैं और आदिवासी जो तरकारी और स्थानीय सामान बेचते हैं वो बाजार के बाहरी हिस्सों में बैठते हैं। तो इसका उदाहरण जो प्रस्तुत किया गेल ने वो काफ़ी रुचिपूर्ण था कि ये जो साप्ताहिक हाट है धोराई गांव का, वहाँ पर क्या होता है कि जो अमीर और उच्च श्रेणी वाले राजपूत हैं जो कि खासकर आभूषण निर्माता होते हैं वो, और उनके अलावा मध्यम श्रेणी के जो स्थानीय हिंदू व्यापारी होते हैं वो बाज़ार के बिल्कुल बीचों बीच बैठते हैं, जबकि आदिवासी जो वहाँ के स्थानीय आदिवासी हैं जो कि तरकारी और स्थानीय सामानों को बेचते हैं वे उस बाज़ार के बाहरी हिस्सों में बैठते हैं। तो इस प्रकार गेल ने बताया कि ये बाजारी अर्थव्यवस्था भी वास्तव में सामाजिक व्यवस्था का प्रतीकात्मक चित्रण करती है। खरीदी और बेची जाने वाली वस्तुओं के प्रकार से एवं किस तरह से मोल भाव किया जाता है इससे सामाजिक संबंधों का पता चलता है। तो कौन व्यक्ति किससे क्या खरीद रहा है, कौन किसे क्या बेच रहा है, साथ के साथ मोल भाव किस प्रकार से किया जा रहा है, उस बाजार में यदि इन सब बातों का निरीक्षण किया जाता है तो स्पष्टतः वहाँ लोगों के सामाजिक संबंधों के बारे में भी काफ़ी कुछ पता चल पाता है। बस्तर में एक आदिवासी गांव का बाज़ार, तो जो अभी तक हमने चर्चा की जो स्थिति होती है बस्तर में वहाँ आदिवासी गांव के बाज़ार में, उसको अब हम ऐसा का ऐसा समझने वाले हैं। धोराई एक आदिवासी बाज़ार वाले गांव का नाम है जो कि छत्तीसगढ़ के उत्तरी बस्तर जिले के भीतरी इलाके में बसा है। तो ये एक ऐसा गांव है जो उत्तरी बस्तर जिले के काफ़ी अंदर या भीतरी इलाके में बसा हुआ है। जब बाजार नहीं लगता उन दिनों धोराई एक ऊँघता हुआ पेड़ों के छप्परों से छना हुआ घरों का झुरमुट है जो पैर पसारे उन सड़कों से जा मिलता है जो बिना किसी नाप माप के जंगल भर में फैली हुई है। तो ये स्थिति है धोराई की जब वहाँ कोई बाजार नहीं लगता है। धोराई का साप्ताहिक जीवन यहाँ की 2 प्राचीन चाय की दुकानों तक सीमित है, यानी इस पूरे सप्ताह में यहाँ जो जमघट लगता है वो सिर्फ चाय की 2 दुकानों पर लगता है, जिसके ग्राहक राज्य वन सेवा के निम्न श्रेणी के कर्मचारी हैं जो दुर्भाग्यवश इस दूरवर्ती और निरर्थक इलाके में कर्मवश फंसे पड़े हैं। तो ये जो 2 चाय की दुकानें हैं उनके ग्राहक कौन हैं? राज्य वन सेवा के जो निम्न श्रेणी के कर्मचारी हैं, और वो जो कर्मचारी हैं वो भी दुर्भाग्यवश इस बहुत दूरवर्ती और निरर्थक इलाके में अपने नौकरी के कारण या अपने कर्म के कारण फंसे हुए लगते हैं। धोराई का अस्तित्व गैर बाजारी दिनों में या शुक्रवार को छोड़कर 0 के बराबर होता है, पर बाजार वाले दिन वो किसी और जगह में तब्दील हो जाता है। तो यदि हम धोराई की बात करें तो वहाँ का अस्तित्व किसी भी अन्य दिन यानी शुक्रवार के अलावा, क्योंकि वहाँ शुक्रवार को साप्ताहिक बाजार लगता है, तो जो भी अन्य दिन है वहाँ पर इसका अस्तित्व बिल्कुल 0 के बराबर होता है। वहाँ किसी प्रकार की खास हलचल नहीं होती है और जिस दिन बाजार लगता है उस दिन वो किसी और ही जगह में तब्दील हो जाता है। ट्रकों से रास्ता जाम हुआ होता है। वन के सरकारी कर्मचारी अपनी इस्त्री की हुई पोशाकों में इधर से उधर चहलकदमी कर रहे होते हैं और वन सेवा के महत्वपूर्ण अधिकारी अपनी ड्यूटी बजाकर वन विभाग के विश्राम गृह के आंगनों से बाजार पर बराबर नज़र बनाए रखते हैं। तो यह होती है बाजार वाले दिन की स्थिति कि वहाँ ट्रकों का बड़ा जमावड़ा लगा रहता है। वन विभाग के जो कर्मचारी होते हैं वो इधर उधर चहलकदमी कर रहे होते हैं और जो बड़े अफसर होते हैं वे अपनी ड्यूटी के बाद अपने विश्राम गृह के आंगनों में बैठकर और बाजार का आनंद ले रहे होते हैं या बाजार पर अपनी नज़र वो बनाए रखते हैं। वे आदिवासी श्रमिकों को उनके काम का भत्ता बांटते हैं। जब अफसरात आराम घर में सभा लगाते हैं तो
आदिवासियों की कतार चारों ओर से खिंचती चली जाती है। वो जंगल के समान अपने खेतों की उपज या फिर अपने हाथ से बनाया हुआ कुछ लेकर आते हैं। तो ऐसी ही स्थिति यहाँ बनती है जब जो अफसर लोग होते हैं वो आराम घर में सभा लगाते हैं, तो वहाँ पर आदिवासियों की लंबी लाइन लग जाती है या चारों ओर से आदिवासी वहाँ खिंचे चले आते हैं और वो जंगल के समान और अपने खेतों की उपज या फिर जो कुछ भी उत्पाद उनके पास होते हैं अपने हाथ से कुछ चीज़ें बना करके अपने खेतों से या जंगल से कुछ चीज़ें ला करके उनको वहाँ पर बेचने आते हैं। इनमें तरकारी बेचने वाले हिंदू एवं विशेषज्ञ शिल्पकार, कुम्हार, जुलाहे एवं लोहार सम्मिलित होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि समृद्धि के साथ अस्त व्यस्तता है, यानी यहाँ इस बाज़ार के दिन कई सारे लोग होते हैं जिनमें तरकारी बेचने वाले भी हैं, जिनमें विशेषज्ञ शिल्पकार भी होते हैं, साथ के साथ कुम्हार, जुलाहे और लोहार वहाँ पर सम्मिलित होते हैं। और वहाँ जो स्थिति बनती है वहाँ इस समृद्धि की स्थिति तो दिखती है, उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा अस्तव्यवस्था भी नज़र आती है। बाज़ार के साथ साथ कोई धार्मिक उत्सव भी चल रहा है। लगता है जैसे सारा संसार, इंसान, भगवान सब एक ही जगह बाज़ार में एकत्रित हो गए हैं। तो वहाँ बाज़ार के दौरान ही धार्मिक उत्सव भी चल रहा है और वहाँ देख करके ऐसा लगता है कि सारा संसार, इंसान, ईश्वर सब एक ही जगह उस बाज़ार में आकर के बस गए हैं। बाज़ार लगभग एक चतुर्भुजीय जमीनी हिस्सा है, लगभग 100 एकड़ के वर्गमूल में बसा हुआ है, जिसके बीचों बीच एक भव्य बरगद का पेड़ है। तो ये जो बाज़ार है वो एक विशेष चतुर्भुजीय जमीनी हिस्सा है और लगभग 100 एकड़ में फैला हुआ है और इसके बीचों बीच एक बहुत ज़्यादा बड़ा बरगद का पेड़ है। बाज़ार की छोटी छोटी दुकानों की छत छप्पर की बनी है और यह दुकानें काफ़ी पास पास हैं। तो बाज़ारों की जो छोटी छोटी दुकानें हैं उन सब की छतें छप्पर की बनी हैं और ये सारी की सारी दुकानें एक दूसरे के बिल्कुल पास पास हैं। बीच बीच में गलियारे से बन गए हैं जिनमें से खरीदार संभलते हुए किसी तरह कम स्थापित दुकानदारों के कम दामी सामानों को पैर से कुचलने से बचाने की कोशिश करते हैं। तो बीच बीच में छोटी गलियां या गलियारे बने हुए हैं और इन गलियों में से, इन गलियारों में से जो खरीदार हैं वो संभलते हुए निकलते हैं और जो कम स्थापित दुकानदार हैं उनके सामान जो कि कम दाम के उन्हें लगते हैं उन सामानों को कुचलने से बचाने की कोशिश करते हुए सभी खरीदार उन गलियारों से निकलते हैं। जिन्होंने स्थायी दुकानों के बीच की जगह का अपनी वस्तुएं प्रदर्शित करने के लिए हर संभव उपयोग किया है। तो ऐसे दुकानदार जिन्होंने की जो स्थायी दुकानें हैं उनके बीच का जो गलियारा है, जो गली है, उस बीच की गली को ही अपनी वस्तुएं रखने के लिए, उनका लेन देन करने के लिए उपयोग किया है। तो बच्चों ये था धोराई गांव का जो साप्ताहिक बाजार है उसका दृश्य। तो हमने इस पहले भाग में ये समझा कि कोई जो बाजार है या बाजारी अर्थव्यवस्था है उसका संदर्भ सिर्फ आर्थिक संदर्भ में नहीं होता है या उसका अर्थ सिर्फ आर्थिक संदर्भ में नहीं होता है, किसी भी बाजार का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य भी होता है। तो आज के इस पहले भाग में हमने इस आदिवासी साप्ताहिक हाट के उदाहरण को समझा और उसमें हमें पता चला कि हाँ, ये जो साप्ताहिक हाट बाज़ार हैं इनमें जो सामाजिक संबंध हैं उनका भी एक विशेष महत्व नज़र आता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। हम हमारे इस अध्याय को अगली कक्षा में भी जारी रखेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।